नमस्कार। आज एक ऐसी कला की बात करते हैं जो महलों से निकलकर आप कह सकती हैं गलियों में आ गई। हाँ, एक ऐसी चित्रकला जिसने राजा रानियों की जगह एक लोहार, एक धोबी, एक मछली बेचने वाली को अपना हीरो बनाया, हम बात कर रहे हैं पटना कलम की। जिसे कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लिखे गए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, हम कहानी में उतरेंगे। सही कहा आपने। हमारा मकसद आज ये समझना है कि जब एक पूरा साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो उसकी कला ने उसने खुद को जिंदा रखने के लिए क्या रास्ता निकाला। पटना कलम उसी जद्दोजहद और उसी नएपन की कहानी है। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि आप समझिए कि ये 18वीं और 19वीं सदी के बदलते हुए भारत की एक विजुअल डायरी है। एक आईना। हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें पहली बार आम इंसान की शक्ल साफ साफ दिखाई दी। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये कैसे शुरू हुई, क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है और कैसे कैसे एक पूरी कला शैली वक्त की धूल में लगभग खो ही गई। जी तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। जी मुगल सल्तनत का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था। दिल्ली, लखनऊ, मुर्शिदाबाद जो कभी कला के इतने बड़े केंद्र थे, वहाँ के शाही दरबार अब खाली हो रहे थे। कलाकारों के पास काम नहीं था, कोई कद्रदान नहीं था। बिल्कुल। ऐसे में कई कलाकार, जिन्हें हम क्रिएटिव रिफ्यूजी भी कह सकते हैं, एक नई उम्मीद की तलाश में पटना की तरफ चले आए। उस वक्त जिसे अजीमाबाद भी कहते थे। हाँ, अजीमाबाद। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पटना ही क्यों आए, कोई और शहर क्यों नहीं। सही बात है। पटना उस समय कोई मामूली शहर नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ट्रेडिंग हब बन चुका था। यहाँ एक नई दुनिया बस रही थी। अंग्रेज अफसर, व्यापारी और स्थानीय रईसों का एक नया वर्ग। ये कला के लिए एक नया बाजार था। अच्छा। तो ये सिर्फ कलाकारों का एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये कला के पूरे इकोसिस्टम का बदलना था। मतलब ग्राहक बदल गए थे। हाँ, और जब ग्राहक बदलते हैं तो प्रोडक्ट भी बदलता है। ठीक पकड़ा आपने। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अब कलाकार किसी नवाब या बादशाह के लिए पेंटिंग नहीं बना रहे थे, जिन्हें अपनी शान शौकत दिखानी होती थी। अब उनके ग्राहक अलग थे। बिल्कुल। उनके नए ग्राहक थे ब्रिटिश अधिकारी, जिन्हें भारत की इस अजीबोगरीब दुनिया को समझना था, यहाँ के लोगों, त्योहारों, रीति रिवाजों को देखना था। और वो इन पेंटिंग्स को एक यादगार की तरह अपने देश वापस ले जाना चाहते थे। हाँ, एक सुवीनियर की तरह। ये कला के उद्देश्य का ही पूरा बदलाव था। कला अब शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को उसको दर्ज करने का एक माध्यम बन रही थी। और शायद इसी वजह से इसे कंपनी पेंटिंग कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही इसके मुख्य खरीदार थे। जी। का मतलब तो ब्रश या पेन होता ही है, जो कलाकार की पहचान है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं इन पेंटिंग्स को देखती हूँ तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग से ये बहुत ही अलग लगती हैं। मुगल पेंटिंग में तो हर कोना डिटेल से भरा होता था, कपड़ों पर सोने का काम, शानदार बैकग्राउंड। लेकिन पटना कलम की पेंटिंग्स बहुत सादा है, ज्यादातर में तो बैकग्राउंड है ही नहीं, बिल्कुल खाली। तो क्या ये जानबूझकर किया गया एक कलात्मक फैसला था, या फिर कलाकारों के पास उतने संसाधन नहीं थे? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें पटना कलम की आत्मा तक ले जाता है। ये बिल्कुल एक सोची समझी, एक जानबूझकर अपनाई गई तकनीक थी। अच्छा। सोचिए, आप मुर्शिदाबाद के एक कलाकार हैं। आपके नए ब्रिटिश ग्राहक, मान लीजिए मिस्टर रॉबर्ट्स, को एक लोहार की पेंटिंग बनवानी है। अब मिस्टर रॉबर्ट्स को लोहार के पीछे कोई महल या बाग नहीं देखना, उन्हें उस लोहार के काम, उसके औजारों, उसके चेहरे पर मेहनत के भाव को देखना है। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? आप बाकी सब कुछ हटा देंगे। सही है। वो सादा बैकग्राउंड एक तरह से स्पॉटलाइट का काम करता है, जो सीधा आपके विषय पर, उस आम इंसान पर पड़ता है। पहली बार पेंटिंग का हीरो उसका बैकग्राउंड नहीं, बल्कि वो इंसान खुद था। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सादगी असल में एक तरह की गहराई पैदा कर रही थी। हाँ। और रंगों के बारे में क्या? वो भी काफी हल्के और सौम्य से लगते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ भी फोकस यथार्थवाद पर था, रियलिज्म पर। सोने चांदी का कोई दिखावा नहीं। कलाकार पौधों, फूलों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर पारदर्शी जल रंगों का, यानी ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स का, जिससे पेंटिंग में एक नर्म और असली एहसास आता था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज हुई। वो क्या? वो था पश्चिमी तकनीक का भारतीय कला में आना। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे चौंका दिया। बताइए। इन पेंटिंग्स में प्रकाश और छाया, यानी लाइट एंड शैडो का इस्तेमाल हुआ है, जिसे कियारास्कुरो कहते हैं। ये चीज तो भारतीय पारंपरिक कला में थी ही नहीं। तो ये कहाँ से आई? ये
सीधे तौर पर ब्रिटिश संरक्षकों की पसंद से आई। उन्हें ऐसी पेंटिंग्स पसंद थीं जिनमें गहराई हो, एक 3D इफेक्ट हो। अच्छा। तो भारतीय कलाकारों ने इसे बड़ी खूबी से अपनी कला में शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी पारंपरिक बारीक लाइन बनाने की कला, जिसे कजली स्याही कहते हैं, को इस नई तकनीक के साथ मिला दिया। तो ये नकल नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फ्यूजन था, भारतीय आत्मा और पश्चिमी शरीर का एक कमाल का संगम। और ये कला किस चीज पर बनाई जाती थी? क्या सिर्फ कागज पर? ज्यादातर हाथ से बने कागज और कपड़े पर, लेकिन एक और माध्यम था जो अंग्रेजों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ, अबरक। अबरक मतलब माइका? हाँ, माइका। पत्थर की पतली पारदर्शी परत होती है। ये छोटी छोटी अबरक की पेंटिंग्स आप समझिए पोस्टकार्ड की तरह थी, हल्की, ले जाने में आसान। कल्पना कीजिए कोई ब्रिटिश अफसर अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा है और साथ में अबरक पर बनी एक पेंटिंग भेज रहा है जिसमें होली का त्योहार दिखाया गया हो। तो ये पेंटिंग्स उस जमाने का इंस्टाग्राम थी? बिल्कुल, यही सही शब्द है। ये तो कमाल है। तो ये पेंटिंग्स एक तरह से 19वीं सदी के पटना का सोशल मीडिया फीड थी। हाँ, कह सकते हैं। अगर हम उस फीड को स्क्रॉल करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? कौन से विषय सबसे ज्यादा पॉपुलर थे? आपको पूरा समाज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न दिखेगा। कोई एक तय थीम नहीं थी, बल्कि जीवन ही थीम था। अच्छा। हाँ, आपको मोची, दर्जी, नाई, कसाई, दुकानदार सब अपने काम में लगे हुए दिखेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इससे पहले किसी ने एक मोची को पेंटिंग का विषय बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। मतलब कला में पहली बार श्रम की गरिमा या डिग्निटी ऑफ लेबर को सम्मान दिया जा रहा था। बिल्कुल। और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि जश्न भी। होली के रंगीन दृश्य, मुहर्रम के जुलूस, मेले, त्योहार, ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि उस दौर में लोग कैसे एक साथ आते थे, कैसे अपनी खुशियां और गम साझा करते थे। बाजार के दृश्य तो खासतौर पर बहुत जीवंत थे, जहां खरीदार, व्यापारी, बैलगाड़ियां सब एक साथ दिखते हैं। ये उस दौर के शहरी जीवन का एक जीता जागता दस्तावेज है। और घरेलू जीवन को भी क्या उतनी ही तवज्जो दी गई? हाँ, दी गई। घर पर काम करती महिलाएं, गंगा किनारे नहाते लोग, खेतों में काम करते किसान, सब कुछ बड़ी ईमानदारी से दिखाया गया। मतलब कोई आइडियलाइजेशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा कि शाही कला में होता था। यहाँ जीवन जैसा था वैसा दिखाया गया, अपनी सुंदरता और अपने संघर्ष दोनों के साथ। और हाँ, भारतीय रईसों और ब्रिटिश अधिकारियों के पोर्ट्रेट भी बनाए जाते थे, लेकिन उनकी संख्या आम जीवन के चित्रों से कहीं कम थी। ये तो हुई तकनीक और विषय की बात, पर इस कमाल की कला के पीछे हाथ किसका था? कौन थे वो लोग जो ये तस्वीरें बना रहे थे? क्या कुछ बड़े नामों का जिक्र हमारे स्रोतों में है? हाँ, जरूर। और इन कलाकारों की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इस शैली का संस्थापक, या कहिए जो सबसे पहले आए, वो थे सेवकराम। सेवकराम जो लगभग 1770 के आसपास मुर्शिदाबाद से पटना आए थे। वो एक तरह से ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने ही रोजमर्रा के जीवन को पेंटिंग का मुख्य विषय बनाया। आप उन्हें एक पेंटर से ज्यादा एक विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जो अपने समय के समाज को दर्ज कर रहा था। और उनके बाद क्या ये परंपरा आगे बढ़ी? हाँ, उनके बाद इस परंपरा को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया, जैसे ईश्वरी प्रसाद, जिनके होली के त्योहारों और बाजार के दृश्य बहुत मशहूर हुए। उनके चित्रों में खास तरह की ऊर्जा और जीवंतता दिखती है। अच्छा। फिर बनी लाल और लालू लाल जैसे कलाकार थे, जो अबरक पर पेंटिंग करने और पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे। और बाद की पीढ़ियों में फकीर चंद लाल और शिवा लाल ने 19वीं सदी के अंत तक इस कला को जिंदा रखा। ये सिर्फ कुछ कलाकारों की बात नहीं थी, ये एक पूरी परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। और इन कलाकारों को संरक्षण कहाँ से मिल रहा था? जाहिर है सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी ही इनके ग्राहक नहीं रहे होंगे। नहीं, और यही बात पटना कलम को और खास बनाती है। इसे दो तरफा संरक्षण मिला। एक तरफ थे ब्रिटिश अधिकारी और दूसरी तरफ थे पटना और आसपास के स्थानीय व्यापारी और जमींदार। इसी दोहरे संरक्षण ने इस शैली को एक ऐसा चरित्र दिया जो ना तो पूरी तरह से भारतीय था और न ही पूरी तरह से यूरोपीय। यह पटना का अपना एक अनूठा स्टाइल था। तो हमारे पास एक इतनी जीवंत, अनूठी और यथार्थवादी कला शैली है, और फिर 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते ये लगभग गायब हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ एक ही वजह थी या कई चीजें एक साथ हुई? ये एक दुखद लेकिन जरूरी सवाल है। इसके पीछे दो बड़े कारण थे जो उस दौर के तकनीकी और सामाजिक बदलाव को दिखाते हैं। पहला और सबसे बड़ा झटका था 1840 के बाद फोटोग्राफी का आविष्कार। अच्छा, कैमरा। हाँ, जो काम एक पेंटर महीनों में करता था, वो आप कैमरा मिनटों में कर सकता था, वो भी ज्यादा यथार्थवादी तरीके से।
हाथ से बनी पेंटिंग की मांग अचानक से घट गई। ये तो तकनीक के हाथों कला की हार जैसा लगता है। कुछ हद तक हाँ, लेकिन दूसरा कारण सामाजिक था। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक कला स्कूल खोले, जहां वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल में पेंटिंग सिखाई जाती थी। तो जो नई पढ़ी लिखी पीढ़ी थी, उसको पारंपरिक कला पुरानी और पिछड़ी भी लगने लगी। संरक्षण खत्म हो गया और कई कलाकारों को पेट पालने के लिए अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे पेशे अपनाने पड़े। ये सिर्फ एक कला शैली का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। लेकिन क्या ये पूरी तरह खत्म हो गई या इसकी कोई विरासत बची है? आज पटना कलम का क्या महत्व है? खत्म में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रूप बदल लेता है। पटना कलम की विरासत बहुत गहरी है। सबसे पहले तो ये मुगल मिनिएचर और आधुनिक भारतीय कला के बीच एक पुल का काम करती है। ये हमें दिखाती है कि कला एक दौर से दूसरे दौर में कैसे सफर करती है। दूसरा, ये 19वीं सदी के समाज का एक ऐसा विजुअल रिकॉर्ड है जो हमें किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिल सकता। उस समय लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, ये सब इन पेंटिंग्स में कैद है। और मुझे लगता है ये भारतीय कला की जो अनुकूलन क्षमता है उसका भी एक बेहतरीन उदाहरण है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो कलाकारों ने एक नई खिड़की खोल ली। बिल्कुल। और आखिर में ये भारत की कलात्मक विरासत में बिहार के योगदान को बहुत मजबूती से स्थापित करती है। आज भी इसके कलेक्शन मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, आज भी पटना संग्रहालय और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में इसका एक बहुत बड़ा और शानदार संग्रह मौजूद है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम में भी इसकी सैकड़ों पेंटिंग संरक्षित हैं। ये दिखाता है कि इस छोटी सी स्थानीय कला शैली का वैश्विक महत्व कितना बड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो पटना कलम सिर्फ एक चित्रकला शैली नहीं है, ये एक बदलते हुए समाज का आईना है। ये विपरीत परिस्थितियों में कला की जिंदा रहने की कहानी है और सबसे बढ़कर ये आम इंसान के जीवन का उत्सव है। ये कला हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों से नहीं बनता, बल्कि उन अनगिनत आम लोगों से बनता है जो हर रोज चुपचाप अपना काम करते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पे छोड़ जाती है। वो क्या? उन कलाकारों ने रोजमर्रा के श्रम में एक गरिमा और एक कला देखी, एक मोची के हाथ में, एक धोबी की मेहनत में, एक व्यापारी के हिसाब किताब में। सही बात है। आज हमारे पास कैमरे हैं, सोशल मीडिया है, हम अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भी अपने आसपास के इस आम जीवन में छुपी कला और गरिमा को देख पा रहे हैं, या फिर हमारी नजर सिर्फ अपनी सेल्फी और बनाए हुए परफेक्ट लम्हों पर टिकी है? पटना कलम हमें उस साधारण में छुपे असाधारण को देखने की नजर देती है।